Good morning class. This is your chemistry wale sir Abhishek, and today I am here with this new article. Today we are going to discuss the chemical reactions of amines. In the last lecture we have discussed about the nomenclature of amines, the method of preparation of amines and the physical properties of amine, that is the intermolecular H bonding concept. Today we are going to discuss the chemical reaction, और सबसे पहली chemical reaction है बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स. बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पेपर में आता है. हमें ये चीज़ पता है कि अमीन्स के पास नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और वो लोन पेयर डोनेट करने का काम करेगा. दैट सेड इट विल बिहेव लाइक अ लेविस बेस. इट विल बिहेव लाइक अ लेविस बेस. और अब यहाँ से ही ये सारी की सारी रिएक्शंस चलती हैं. क्या कंसेप्ट कहता है देखते हैं. तो हमारे पास अमीन है जो वाटर में सॉल्यूबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्यूबल होता है, और ये लेविस बेस की तरह बिहेव करता है. हमें ये चीज़ पता है कि अगर लेविस बेस है तो Kb की वैल्यू क्या होगी, उसकी ज़्यादा होगी, और Pkb की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि Pkb इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ log Kb. तो इसका मतलब अगर किसी भी कंपाउंड के लिए मुझे बेसिक कैरेक्टर की बात करता है तो मुझे Kb उसका क्या है, बेसिक कैरेक्टर, और Pkb इज दिस नथिंग बट बेसिकली द एसिडिक कैरेक्टर कॉन्सेप्ट. तो अगर Pkb बढ़ता है तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा. ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए और ध्यान रखनी पड़ेगी. अब आते हैं हम अगली चीज़ पे. ये बात तो हमने कर ली. यहाँ से हमारे काम की चीज़ क्या है उस पर आते हैं हम बेटा. थोड़ा सा हमारे पास फॉर एग्जांपल एक तो है CH3NH2 और एक हमारे पास है NH3. अमोनिया है और हमारे पास मिथाइल अमीन या मीथेन अमीन है. इन हमसे पूछ ले कि भाई फर्स्ट और सेकंड में से ज़्यादा बेसिक कौन है, विच इज़ मोर बेसिक कौन है, तो भैया ये जो है ये ज़्यादा बेसिक है. क्यों ऐसा ये ज़्यादा बेसिक, क्योंकि नाइट्रोजन लिखिए, लोन पेयर लगाइए और 3 हाइड्रोजन लिख दीजिए. पहला केस तो ये हो सकता है अमोनिया का, और दूसरे केस में क्या हो जाएगा, CH3. तो अगर CH3 आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेज, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एलिफेटिक अमीन्स हैं, एलिफेटिक अमीन्स वो आपके स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर शो करेंगे एज कंपेयर टू अमोनिया. और अगर मैं एरोमेटिक अमीन की बात कर लूँ, इसकी बात कर लेता हूँ बच्चा, तो अब ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो मेरा बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो यही लाइन इसने यहाँ लिखी हुई है बेटा. तो हमारे पास Pkb की वैल्यूज़ दे रखी है. Pkb की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो बेसिक कम हो जाएगा, Pkb की वैल्यू कम होगी तो वो ज़्यादा बेसिक रहेगा. ये बात हमें यहाँ से पता चल जाती है. नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या कहता है ये. आगे ये कहता है बच्चा कि हमारे पास अलग अलग स्ट्रक्चर है जिनकी स्टेबिलिटी के थ्रू हम सारी चीज़ें बता सकते हैं. जैसे हमने बता दिया था एल्केन अमीन और अमोनिया के बारे में. इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है वो यहाँ पे. वो क्या कहता है कि अगर हम +I इफेक्ट को एग्जाम्पल मानते हैं तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया, क्योंकि यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप लगेंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करेंगे. यहाँ पर 2 ग्रुप लगेंगे, यहाँ पर 1 ग्रुप और यहाँ पर हवा, कोई नहीं है यहाँ पर. इसका मतलब जितना ज़्यादा +I इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा कंपाउंड कैसा हो जाएगा बेटा, बेसिक नेचर का हो जाएगा. उतना ज़्यादा बेसिक नेचर हो जाएगा उसका. जितना ज़्यादा हमारे पास +I इफेक्ट होगा उतना ही बेसिक कंपाउंड हमारा हो जाएगा. तो अब देखो आगे क्या बात करता है. आगे वो ये कहता है कि भैया ये जो ऑर्डर था ना, ये जो ऑर्डर आपने पढ़ा है, ये ऑर्डर है गैसियस स्टेट में, मतलब एक्वस फॉर्म में नहीं, गैसियस फॉर्म में. तो गैसियस फॉर्म का ऑर्डर क्या हो गया, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया. दिस इज द ऑर्डर. ठीक है. द ट्रेंड इज नॉट रेगुलर इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस फेज में ये काम सेम नहीं रहता है, बल्कि अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम बात करना चाहें हम एक्वस स्टेट में, तो वो हो जाएगा 1 डिग्री,
2 डिग्री 3 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर H बॉन्डिंग आ जाएगी। हम किस में बात कर रहे हैं? एक्वस मीडियम में। तो RNH2 में 2 हाइड्रोजन है, R2NH में 1 और R3N में 1 भी नहीं। तो 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। दिस इज इन केस ऑफ योर एक्वस फेज। एक्वस फेज में जो आपका प्लस आई इफेक्ट है उससे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका आ जाता है हमारे पास? सॉल्वेशन का। किस चीज़ का बेटा? सॉल्वेशन का इफेक्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से ऑर्डर ये बन जाएगा। अब यहाँ तक आने के बाद हमारी गाड़ी जब आगे बढ़ती है तो हमने क्या पाया? हमने ये पा लिया बेटा कि अगर हमारे पास H बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अगर गैस या स्टेट का कॉन्सेप्ट है प्लस आई इफेक्ट का तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अगर वो कहता है भैया स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाती है, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से, तो फिर वापस से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे तो स्टीरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम हो जाएगी। ये आता है। तो अब इन सब का एक क्यूमुलेटिव, इनका मिला जुला सा इफेक्ट आता है, और मिला जुला सा इफेक्ट आता है तो उसका एक ट्रेंड बनता है, जो 2 ट्रेंड अब मैं लिखने जा रहा हूँ, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर मेरे पास इथाइल अमीन के सब्सटीट्यूएंट्स हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, तो मेरा जाएगा 231, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। और अगर मेरे पास मिथाइल अमीन के डेरिवेटिव्स हैं तो मेरे पास जाएगा 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। ये चीज़ ध्यान रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। वापस बता रहा हूँ, ध्यान से समझो क्या ट्रेंड कहता है। ट्रेंड ये कहता है कि भैया अगर बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं हम तो 3 डिग्री इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। अगर हम H बॉन्डिंग की यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेशन की बात कर लेते हैं तो 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। अगर हम बात करते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस की तो 3 डिग्री तो वीक हो जाएगा, 2 डिग्री उससे अच्छा और 1 डिग्री सबसे अच्छा। अब हमारे पास अगर आ जाता है केवल और केवल केस किसका? हमारे पास आ जाता है बेटा इथाइल अमीन, N इथाइल इथेन अमीन, N डाई इथाइल इथेन अमीन का। तब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। और अगर हमारे पास मिथाइल अमीन के कंपोनेंट्स होते हैं देन द आंसर विल बी 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं अराइल अमीन्स की। अगर अराइल अमीन की बात करोगे यार तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जो बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग, बेंजीन की रिंग ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर बढ़ेगा तो मेरा बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? अपने आप कम हो जाएगा। बेसिक नेचर विल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब अगली चीज़ क्या है? मान लो यही दे दिया यार मेरे को, एक ये दे दिया, एक और ये दे दिया, और एक और ये दे दिया। यहाँ पर तो लगा दिया हाइड्रोजन, लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लगा दिया OCH3 और यहाँ लगा दिया NO2। अब पूछता है कि भैया सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है? तो ध्यान से देखो यार, इसका इफेक्ट 0 होगा, इसका इफेक्ट यहाँ पर देखो प्लस आई ग्रुप है तो ये बेसिक हो जाएगा, ज़्यादा बेसिक। और ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये कैसा हो जाएगा? एसिडिक। तो सबसे अच्छा कौन होएगा? सेकंड वाला, फिर फर्स्ट और फिर थर्ड। ये मेरा आंसर चला जाएगा। दिस इज़ द क्वेश्चन। अभी आगे और क्वेश्चंस आएंगे, उनकी प्रैक्टिस करके भी हम इसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन इसने जो चीज़ समझाई है हमको वो मोटे मोटे तौर पे यही है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाता है तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उस पर फ़र्क पड़ता है, और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं आता है तो हमारा बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके देखते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में निकालना है। ठीक है भैया, कुछ नहीं दे रखा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में निकालना है, निकालते हैं। पहला इसने लिखा है C6H5NH2, ओके, C2H5NH2, फिर C2H5 ट्वाइस NH एंड देन अल्टीमेटली NH3। अब मुझे ये पता है कि यार सबसे कम बेसिक तो ये होगा, लीस्ट सबसे कम ये होगा, ये इससे अच्छा होगा, ये इससे अच्छा होगा और ये सबसे अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये मेरा कंसेप्ट है बेटा। इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ो और खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश करो, जल्दी से ट्राई करो। आसान है, मुश्किल नहीं है, हो जाएगा।
एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके। अब हम ये पढ़ चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। हम अगर आगे बढ़े बेटा तो हमारे पास आएगा एल्काइलेशन। ये हम पीछे कर चुके हैं। कि अगर हमारे पास RNH2 है और हमने RNH2 की रिएक्शन RX से करवा दी तो हमारे पास RNHR आ जाएगा प्लस HX बाहर हो जाएगा। ये रिएक्शन हम पीछे कर चुके हैं तो हमें यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज असाइलेशन। असाइलेशन को मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, ईजी है पर एक कंसेप्ट लगता है जिसमें हमको अमाइड बनाना है। इथेन अमाइड बनेगा, यहाँ पे एल्काइल अमाइड बनेगा। क्या कंसेप्ट है कि अगर कोई एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन रिएक्ट करता है एसिड क्लोराइड के साथ या एस्टर के साथ या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो वो आपको देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम कहेंगे यहाँ पर एसाइलेशन। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एसाइलेशन। द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, जो अमीन से भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जैसे पिरिडीन है, इसकी प्रेजेंस में होगा, विच रिमूव HCl, जो आसानी से HCl को रिएक्शन से रिमूव कर सके। रिएक्शन होती कैसे है, देखो, C2H5NH2 है, लेविस बेस प्लस CH3COCl, ये वाला बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड इधर। अल्टीमेटली क्या मिलेगा, C2H5NHH, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, C सिंगल बॉन्ड O, इस पे नेगेटिव Cl और CH3, राइट। अब ये वाला बॉन्ड इधर जाता है और ये वाला निकल जाएगा बाहर, ठीक है, और इसके साथ ये इसको दे के निकल जाएगा, तो बाहर तो क्या हो गया HCl, और बचा क्या, C2H5NH, C डबल बॉन्ड O, CH3। दिस इज द कंपाउंड। और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा N-इथाइल इथेनमीड, N-इथाइल इथेनमाइड। इथाइल जो नाइट्रोजन के साथ ग्रुप लगा हुआ है वो इथाइल की फॉर्मेशन में आ गया, और जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ग्रुप लगा हुआ है उसको कंप्लीट को हम यूज़ कर लेंगे, तो उसका नाम हो जाएगा N-इथाइल इथेनमाइड। अगर ये बात तुम्हें थोड़ी समझ में आई हो, अगर तुम्हारी बुद्धि में थोड़ी सी गई है, तो इसको एक और एग्जाम्पल से समझा देता हूँ मैं। हालांकि मुश्किल नहीं है, ये आसान है। हमारे पास है एनिलीन, राइट। हम रिएक्शन कर देते हैं इसकी CH3O इसके साथ कर देते हैं। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड है, ठीक है, इथेनोइक एनहाइड्राइड या एसिटिक एनहाइड्राइड। अब करना क्या है यार, कुछ भी तो नहीं करना है। ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, ये वाला अटैक करेगा, फिर ये वापस इधर जाएगा और ये रिमूव हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या बनेगा, देखो, बेंजीन एज इट इज, NH, C डबल बॉन्ड O, CH3, बाहर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा HO, C डबल बॉन्ड O, CH3, CH3COOH बाहर हो जाएगा। अब इसका क्या नाम आएगा बेटा, इसका नाम अगर मुझे करना है तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसको बोलूँगा मैं फिनाइल, तो N-फिनाइल इथेनमाइड, N-फिनाइल इथेनमाइड। इसी को हम एक और नाम देते हैं एसेट एनेलाइड। इसी का क्या नाम होता है, एसेट एनेलाइड, ठीक है। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई है तो ये रिएक्शन तुम खुद से करके देख सकते हो। ये रिएक्शन क्या कहती है, देखो, CH3NH2, इसकी रिएक्शन करा दी C6H5COCl के साथ। मुझे क्या पता है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये इधर जाएगा, ये निकलेगा और ये लोन पर अटैक करवाएगा। क्या मिलेगा, CH3NH, C डबल बॉन्ड O, C6H5 प्लस बाहर हो जाएगा HCl। अब अगर मुझे इसका नाम देना है तो क्या दूंगा, N-मिथाइल, और इसको क्या बोलते हैं, बेंजामाइड, तो ये बोलेंगे हम इसको बेंजामाइड, N-मिथाइल बेंजामाइड। दिस इज़ माय आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और 1 मिनट दे रहा हूँ फटाफट से, जितना भी बोर्ड पे लिखा है इसको समझने की कोशिश करो। बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, फटाफट देख लो बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है बहुत बार। कार्बाइल अमीन रिएक्शन के लिए 2-3 चीज़ ध्यान रखना कि ये प्राइमरी अमीन के लिए होगी, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्लोरोफॉर्म और KOH लेंगे और हीट करेंगे। और तीसरी बात, आइसोसाइनाइड बनेगा, तो इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट या आइसोसाइनाइड रिएक्शन भी कहा जाता है। आइसोसाइनाइड टेस्ट बोल दो चाहे आइसोसाइनाइड रिएक्शन बोल दो, इसको कहा जाता है ये सेम काम। अब कैसे होती है रिएक्शन, आसान सा काम है। R है NH2 प्लस CHClClCl CHCl3 और
3 मॉलिक्यूल ले लिए आपने KOH के। 3 मॉलिक्यूल KOH के लेने से एक तो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर, एक ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर, एक ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर, तो 3 तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गए। 3 ही आपके KCl बाहर हो गए, 3 KCl रिमूव आउट हो गए। अब आपके पास क्या बचा है? अब आपके पास सिंपल सा लॉजिक बचा है, ये हाइड्रोजन भी जा चुका है, अब आपके पास बचा है RN और ये वाला C, RNC, दिस इज आइसोसाइनाइड। तो अगर आइसोसाइनाइड बन जाता है रिएक्शन के अंदर, आप ध्यान से देखो, आपने RNH2 लिया था, आपको मिल जाएगा RNC, तो इसको बोलते हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन प्राइमरी अमीन्स के लिए की जाती है, प्राइमरी अमीन्स के लिए कार्बाइल अमीन रिएक्शन होती है, और जो ये है बोर्ड पे चेक कर लो बेटा। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन विल बी, नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपके पास वो क्या है, उस पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड की रिएक्शन मिक्सचर में होगी, इसलिए इसको इन सीटू कहा जाता है। करते क्या है, बहुत आसान सा काम है यार। हमारे पास अमीन है, हम इसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से करवा देंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बना देगा RN2Cl। अगर इस R की जगह मैं बेंजीन ले लेता और यही सेम चीज़ कर देता, तो मेरे को क्या मिलता, बेंजीन N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ फ़र्क है, ये स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। इसके अंदर जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल डल जाएगा, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, ये अनस्टेबल है। अगर इसमें जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल डल जाएगा तो ये बना देगा ROH प्लस HCl बाहर और N2 गैस बाहर, एल्कोहल फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। ध्यान से देख लो एल्कोहल फॉर्मेशन, जबकि एनिलीन जब रिएक्ट करेगा NaNO2 प्लस HCl के साथ, जिस रिएक्शन को हम कहते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन पे N2Cl बन के आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, इस तरीके से। और सेकेंडरी और टर्शियरी भी रिएक्ट करते हैं, पर ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो हम इसको नहीं सीखेंगे। अब आता है बेटा रिएक्शन विद अराइल सल्फ्योनाइल क्लोराइड। रिएक्शन विद अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, देखो बेटा ध्यान से, इस वीडियो में वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर रिएक्शन ऑफ अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड फॉलोड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस यहाँ तक हम इसको सीखेंगे, और उसके बाद हमारी अगली वीडियो रहेगी डाइजोनियम सॉल्ट की, जो हम बाद में बनाएंगे। तो अगर हम अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड की बात करें, मतलब बेंजीन S डबल बॉन्ड S, ये O और ये Cl, इसको बोलते हैं बेटा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब ये एक बहुत अच्छा रिएक्शन है, जिससे हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को आइडेंटिफाई कर देते हैं। देखो ध्यान से करते क्या हैं, सबसे पहले हम 1 डिग्री अमीन लेंगे। 1 डिग्री अमीन में जैसे ही हम ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डालेंगे, तो हमारे पास HCl बाहर हो जाएगा और बाकी चीज़ जुड़ जाएगी। जो चीज़ जुड़ी है, अगर हम इसको इसकी ट्रीटमेंट करवा देते हैं NaOH के साथ, तो ये सॉल्यूबल हो जाएगी। तो ये पहचान है 1 डिग्री की। अगर हम 2 डिग्री की बात करते हैं, तो वापस से HCl बाहर हो जाएगा और हमको ऐसा कोई कंपाउंड मिलेगा जो कि अगर उसमें हम NaOH डाल देते हैं, तो वो कैसा रहेगा, इनसॉल्यूबल। ये पहचान है 2 डिग्री की। और 3 डिग्री के अंदर हिंसबर्ग रिएजेंट काम ही नहीं करता है। वापस बता रहा हूँ बेटा, अगर आपके पास प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, तो हिंसबर्ग रिएजेंट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर 3 डिग्री अमीन है तो वो रिएक्शन ही नहीं करेगा। 1 डिग्री अमीन जो है वो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से जब ट्रीट होगा, तो वो HCl को रिमूव करके ज्वाइन हो जाएगा सारा का सारा। और जब उसको आप किसी एल्कली में मिक्स करोगे, एल्कली मतलब NaOH के अंदर, KOH के अंदर, तो वो सॉल्यूबल हो जाएगा। अगर वो एल्कली में सॉल्यूबल है तो वो प्राइमरी है, अगर वो एल्कली में सॉल्यूबल नहीं होता है तो वो सेकेंडरी है। टर्शरी तो काम ही नहीं करता, ये इसने लिखा हुआ है, टर्शरी डू नॉट रिएक्ट। आजकल हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को कुछ अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, एफिशिएंट वे में, हमने लैब में बना लिया है उसको। ये तो था ही बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, पैरा पोजीशन पर CH लगाते हैं, उसको बोलते हैं पैराटोल्यूइन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, पैराटोलिन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है सल्फोनाइल क्लोराइड, यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट के टेस्ट का।
अब आते हैं इस टॉपिक के आखिरी आर्टिकल पर, और वो आखिरी आर्टिकल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है अमीन्स के केस में, अगर हम एनिलीन का भी एग्जांपल दें तो एनिलीन के अंदर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है जो डोनेट करने का काम करेंगे, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट होगी वो ऑर्थो पोजीशन पर या फिर पैरा पोजीशन पर होगी। अब सबसे पहले है ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन, एनिलीन बहुत रिएक्टिव होता है, जैसे ये ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट होगा Br2 वाटर, तो जो तीनों पोजीशन है 2, 4, 6, ये देखो ध्यान से, तुमने 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनोल भी सीखा था, तो जैसे ही ब्रोमीन वाटर से ट्रीट होता है तो ये 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनोल 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन दे देगा। ठीक है, अगर हमें केवल और केवल ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन बनाना हो या पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना हो तो हमें उस रिंग को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप की प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। कैसे करते हैं प्रोटेक्शन और फिर डी प्रोटेक्शन, वो सीखते हैं बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास एनिलीन है, उसकी रिएक्शन हम कराएंगे एनहाइड्राइड से। देखो कैसे, ये हमारे पास एनहाइड्राइड है। अब जैसे इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी तो ये बाहर कर देगा CH3COOH को और बाकी चीज़ें जुड़ जाएंगी। जुड़ चुकी हैं, एन फिनाइल इथेनामाइड हो गया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे क्या, ब्रोमीन। तो इसकी पैरा पोजीशन पर देखो, फर्स्ट पोजीशन ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा बनेगी क्योंकि मैंने ग्रुप यहाँ लगाया हुआ है। तो मेरे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, ब्रोमो पोजीशन, मैं पैरा पोजीशन पर ब्रोमो आ गया। और अब जैसे ही मैं इसको H पॉजिटिव आयन से ट्रीट करवाऊंगा, H पॉजिटिव/OH नेगेटिव से, तो ये CH3COOH की फॉर्म में बाहर, यहाँ पर H आ जाएगा वापस, तो मुझे मिल जाएगा NH2 एज इट इज़, और इस पोजीशन पर ब्रोमीन। दिस इज कॉल्ड एज प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन। एसिटाइलेशन करके प्रोटेक्शन करेंगे, यही इसने लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे। अगर हमको डिज़ायर्ड सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड चाहिए तो हमें पहले रिंग को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, उसके लिए उसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी और उसके बाद उस रिएक्शन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आगे देखते हैं बच्चा। आगे अगर हम नाइट्रेशन की बात करें तो नाइट्रेशन के लिए स्टार लगाने वाला पॉइंट है कि हमें पैरा पोजीशन पर तो 51% मिलता है, ऑर्थो केवल 2% मिलेगा, मेटा मिल जाएगा 47%। मेटा 47% क्यों मिला, क्योंकि HNO3 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये क्या कर देगा, ये रिंग को डीएक्टिवेट करने के लिए NH2 को कन्वर्ट कर देगा किस चीज़ में, NH3 पॉजिटिव में। NH3 पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा और NH3 पॉजिटिव जनरेट होने की वजह से कुछ हिस्से तक जनरेट होने की वजह से वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। तो मेटा पोजीशन पर आइसोमर जो मिलता है वो 47% मिलता है और बाकी कितना मिलता है हमको, 51% मिलता है आपका पैरा पे, और बचा हुआ 2% मिल जाएगा बेटा किस चीज़ पे, ऑर्थो पे। अब अगर हमें ये मिक्सचर नहीं चाहिए, तो वही काम करना पड़ेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करवाओ, प्रोटेक्शन कर दो और फिर ट्रीट करो इसको HNO3 के साथ, तो पैरा पोजीशन पर आपको कंपाउंड आसानी से मिल जाएंगे। ये आप खुद करके देखो एक बार ये रिएक्शन, शाबाश। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, ये रिएक्शन खुद से करके देखो बेटा, शाबाश, फटाफट से। जो ऊपर लिखा है उसको रीड आउट करो। हाउएवर बाय द प्रोटेक्टिंग ऑफ NH2 ग्रुप बाय एसिटाइलेशन रिएक्शन with acetic anhydride the nitration reaction can be controlled at the para nitro derivative, जो हमको ऐसे मिलेगा। देखो ध्यान से क्या कर रखा है, पीछे जो पढ़ा था बिल्कुल वही है। जल्दी शाबाश, केवल 2 रिएक्शंस और है, बस बन गई बात। इसके बाद तो केवल और केवल एक आर्टिकल बचेगा, वो होगा हमारे पास डाइजोनियम क्लोराइड का आर्टिकल। देखिए इसको, शाबाश, डन। अब आता है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में भी यही काम किया हमने। सल्फोनेशन के अंदर भी क्या कर दिया, सल्फोनेशन में उसको याद रखने का आसान तरीका है, चाहे आप इस स्टेप को मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सीधा कर सकते हो। अगर ये H2SO4 से ट्रीट होगा तो SO3H ग्रुप जुड़ेगा, ऑब्वियसली SO3H जुड़ेगा तो वो कौन सी पोजीशन पर जाएगा, पैरा पोजीशन पर, SO3H। अब यहाँ से H अगर माइग्रेट हो जाए इस लोन पेयर की वजह से तो आपको मिलेगी ज्विटर आयन। ज्विटर आयन मतलब वो इंटरनल सॉल्ट जहाँ पर पॉजिटिव पोर्शन भी प्रेजेंट है और जहाँ पर नेगेटिव पोर्शन भी प्रेजेंट है, इंटरनल सॉल्ट बोलते हैं इसको। ज्विटर आयन बन जाएगी बेटा, इसने यहाँ लिखा भी होगा ज्विटर आयन के बारे में। ये देखो हमारे पास ये प्रोटीन्स के अंदर भी आती है, चैप्टर नंबर 14 के अंदर भी ज्विटर आयन का कंसेप्ट है।
एनिलीन जो है वो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं डालती है, क्योंकि एनिलीनियम आयन, ये वाली आयन बन जाएगी बेटा, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो नहीं सकती है, इस वजह से डीएक्टिवेट कर देगी ग्रुप को, और इसलिए इसमें आपके पास फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी का सवाल है ये। तो इस वीडियो में हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस कर लिया है, कैसे कैसे रिएक्शन होती है, किस तरीके से करती हैं। अगली वीडियो रहेगी हमारी डाइज़ोनियम सॉल्ट की, जिसको हम आगे बनाएंगे। डाइज़ोनियम सॉल्ट की जो वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी, मुश्किल से 10-15 मिनट की वीडियो बचती है, जो हमें अगली बार में बनानी है। तो बहुत आसान सी यूनिट है बेटा, इसको ध्यान से समझना, सीखना, वापस से रिवाइंड करके प्ले करना इस वीडियो को, ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, तो दिस इज़ योर केमिस्ट्री वाले सर सेइंग टाटा बाय बाय। अच्छे से पढ़ो, और हाँ, उन बच्चों की मदद ज़रूर करना जो उनको ये लगता है कि केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है, ऑर्गेनिक में रट्टे मारने पड़ते हैं। ये वीडियो उनकी बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच बेटा।